बात बिहार की सियासत की, जहां एक सीट है लेकिन दांव पर लगी है कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा। राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान चल रहा है। मतदान शुरू हुए 3 घंटे से अधिक का समय बीत चुका है। सुबह 9 बजे तक 4.61% मतदान दर्ज हुआ। करीब 40 साल से बीजेपी के कब्जे वाले बांकीपुर सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प है। मुख्य मुकाबला भाजपा के नीरज सिन्हा, जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और आरजेडी की रेखा कुमारी उर्फ रेखा गुप्ता के बीच है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद रिक्त हुई ये सीट पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का विषय है। करीब 3 लाख से ज्यादा जो मतदाता हैं 25 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। आज इसके लिए 422 मतदान केंद्र बनाए गए, जहां निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं। केंद्रीय पुलिस बल की 14 कंपनियों के साथ बिहार पुलिस और सैप के जवानों की तैनाती है। इसके साथ ही हर बूथ की लाइव वेबकास्टिंग के जरिए निगरानी हो रही है। मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना होनी है। तो बांकीपुर की सीट, जहां कई दिग्गजों की साख और प्रतिष्ठा दांव पर, मुकाबला त्रिकोणीय है। वहीं दतिया के समीकरण की भी बात की जाए तो भाजपा और कांग्रेस के बीच मुख्य मुकाबला है। और बांकीपुर की सीट की अगर बात की जाए तो जहां पूरे विपक्ष में आरजेडी पर दारोमदार है कि रेखा गुप्ता को जिस तरह से मैदान में उतारा गया, तेजस्वी यादव इसकी पूरी अगुवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए यहां पर उदासीन नजर आई। और इसी बाबत प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि जिस तरह से कांग्रेस अपने सहयोगी दल का इस उपचुनाव में उस तरह से साथ नहीं दे रही जैसे देना चाहिए, तो जो छोटे दल हैं उनके लिए ये राजनीतिक जमीन मजबूत करने का और अपने भविष्य को और संवारने का एक बड़ा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है ये उपचुनाव। अब हालांकि प्रशांत किशोर के लिए भी ये बड़ा मुकाबला है कि उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत के लिए क्या ये लॉन्च पैड साबित होगा, और भाजपा के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है बांकीपुर की सीट। और अब रुक करते हैं गुजरात की मांजुलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए, जहां वोटिंग चल रही है। इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के सतीश पटेल और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भीखा भाई रबारी के बीच सीधा मुकाबला है। विधानसभा क्षेत्र के समीकरण को अगर समझें तो 2,60,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। मतदाता शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के लिए आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। वहीं आज मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव के लिए मतदान हो रहा है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। दतिया विधानसभा के क्षेत्र में कुल 290 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए। इनमें 186 ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और 105 केंद्र शहरी क्षेत्रों में स्थित है। इस सीट पर 2 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ये उपचुनाव कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता समाप्त होने के बाद करवाया जा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें धोखाधड़ी के मामले में 3 साल के कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सदस्यता समाप्त हो गई और ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशुतोष तिवारी को उम्मीदवार बनाया, जबकि कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया है। तो बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मधुरेश इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे पटना से। मधुरेश, 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है जहां बांकीपुर की जो विधानसभा सीट है वहां पर वोटिंग हो रही है। हालांकि सुबह हमने जो मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने आए थे उनसे बात की, लेकिन सवाल यहाँ बड़ा ये है कि जो त्रिकोणीय मुकाबला है इसमें किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, क्योंकि जहां अपनी राजनीतिक जमीन जो कि अभी मजबूत करने की कोशिश प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उसको बचाने की कवायद है, वहीं दारोमदार पूरे विपक्ष का तेजस्वी यादव पर भी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बांकीपुर उपचुनाव के लिए जो मतदान है सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था और सुबह 9 बजे तक महज 4.61% ही मतदान हो सका है। लेकिन अगर बात करें किसका पलड़ा
भारी है। एक तो पिछले 1995 से लेकर के नितिन नवीन के इस्तीफा देने तक लगातार जो ये सीट है वो बीजेपी के कब्जे में रही है। निश्चित रूप से ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी का गढ़ रहा है जी। और जातीय समीकरण के हिसाब से भी समझे तो ये जो पूरा इलाका है ये बीजेपी को वोट करने के लिए जाने जाने वाले बनिया समूह या फिर जो कायस्थ समाज है उसके लिए वो बहुल इलाका है। तो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि बीजेपी यहाँ पे मजबूत स्थिति में है। लेकिन बड़ी बात यह है कि प्रशांत किशोर भी इस बार जमीन पे बहुत पसीना बहाते हुए दिखे। प्रशांत किशोर जिस तरीके से घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे, इसके अलावा कई जनसभाएं की, रोड शो किया, तो कहीं ना कहीं जो जनता है हो सकता है कि उनके फेवर में भी मतदान कर सकती है। जहां तक बात करें राजद की प्रत्याशी रेखा गुप्ता निश्चित रूप से जमीन पे दिख रही थी, लेकिन उनके समर्थन में कोई बड़ा नेता या फिर तेजस्वी यादव भी लंबे वक्त पर नहीं दिखे। आखिरी के 2 दिन तेजस्वी यादव पटना पहुंचे, जिसके अलावा छोटी मोटी सभाएं की उन्होंने, लेकिन कोई बड़ा बड़ी जनसभा या कोई बड़ा रोड शो उन्होंने नहीं किया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा उनका इम्पैक्ट जमीन पे दिख नहीं रहा है। हाँ, अगर विपक्ष की बात करें तो प्रशांत किशोर रेखा गुप्ता से ज्यादा मजबूत स्थिति में दिख रहे हैं। लोगों से बातचीत करने से भी ये चीजें सामने आ रही है। हालांकि देखना ये होगा कि जनता किन मुद्दों को और किन बातों को लेकर के अपना मतदान करती है। जी। अच्छा, एक चीज जो हम लगातार प्रशांत किशोर के बयानों में सुन रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस की उदासीनता है अपने कैंडिडेट के प्रति, और तेजस्वी यादव भी अपना जो विदेशी दौरा है उसे कट शॉर्ट कर वापस भले ही आए, लेकिन उस तरह से वो प्रचार प्रसार करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या ये माना जाए मधुरेश की ज़मीनी हकीकत कुछ और बयान करती है, और जो छोटे दल हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर है इस बार का ये बांकीपुर का विधानसभा उपचुनाव? देखिए, एक चीज समझने वाली बात यह है कि जो बांकीपुर है, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था, पारंपरिक सीट रही है बीजेपी का गढ़ है। कुल 25 प्रत्याशी इस चुनाव में खड़े हैं, जिसमें बीजेपी के कैंडिडेट नीरज कुमार सिन्हा भी हैं, राजद की कैंडिडेट रेखा गुप्ता भी हैं और जन सुराज के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर भी शामिल हैं। लेकिन जो छोटे दल या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात करें तो बहुत इम्पैक्ट डालते हुए इस चुनाव में नहीं दिख रहे हैं। हाँ, जो मुकाबला है वो सीधा सीधा बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच में जरूर दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से मजबूती के साथ जमीन पे उतरी थी, 40 उसके स्टार प्रचारक लगातार जमीन पर उतर करके प्रचार कर रहे थे, जिसमें नितिन नवीन भी शामिल थे जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पहले इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक भी थे। इसके अलावा सीएम सम्राट चौधरी भी और कई केंद्रीय मंत्री, कई जो सांसद हैं वो लगातार जमीन पर उतर करके बीजेपी के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो जैसा कि मैंने कहा था, रेखा गुप्ता के साथ में कोई बड़ा कैंडिडेट या बड़ा चेहरा या बड़ा नेता लास्ट के 2 दिनों तक तो नहीं दिखा। हाँ, आखिरी 2 दिनों में तेजस्वी यादव जब आए तो कुछ हो सकता है कि जादू उनका चला हो, लेकिन बहुत ज्यादा उनका प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा। एक चीज समझना चाहूंगी आपसे। आप 1995 में जब यहाँ से नितिन नवीन के जो पिता थे नवीन किशोर सिन्हा, जब वो जीते थे तो कहा जाता है कि बहुत मतलब विधायक बनने के बाद भी बहुत सहज तरीके से वो लोगों से मिलते जुलते थे, और जिन समस्याओं को सुनने के लिए जनप्रतिनिधि को चुना जाता है उन समस्याओं को सुन के ग्रास रूट लेवल पर वो लोगों से जुड़ते थे। तो यानी कि जो तमाम समस्याएं इस वक्त अभी बांकीपुर की है, तो ऐसे जनप्रतिनिधि का वहां पर आना जो वहां के मुद्दे को तो देखे ही, लेकिन जैसे सुबह हमारे साथ जो तमाम जिन लोगों ने वोट किया वो कह रहे थे कि विकास भी एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है जिसके लिए उन्होंने अपने मताधिकार का उपयोग किया है। हाँ बिल्कुल, देखिए नितिन नवीन का ये नेचर रहा है, उनके पिताजी का भी ये नेचर रहा था कि वो बहुत सुलभ नेता थे, और अगर कोई व्यक्ति रात को 10 बजे 11 बजे भी उनके पिता या उनके पास में जब कभी भी जाया करता था तो निश्चित रूप से उनकी समस्या सुनी जाती थी, भले ही त्वरित समाधान हो ना हो। अगर त्वरित समाधान करने लायक समस्या होती थी तो वो की जाती थी। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन की एक छवि बनी हुई है एक लंबे समय से कि वो एक ऐसे नेता हैं जो सुलभ हैं, कहीं भी अवेलेबल हो जाते हैं, जो समस्या है जनता की वो सुनते हैं और समाधान कराते हैं। तो अब निश्चित रूप से ये जो लिगेसी है ये नीरज कुमार
तक उन्होंने ट्रांसफर की है। और लगातार जब चुनाव प्रचार में वो घूम रहे थे तो वो इस बात को कह भी रहे थे कि जिस तरीके से मैंने बांकीपुर की सेवा की है, जिस तरीके से मेरे पिता ने बांकीपुर की सेवा की है, वो विश्वास दिला रहे थे कि नीरज कुमार सिन्हा जो है और वो भी उसी तरीके से लोगों की समस्या को सुनेंगे और समाधान करेंगे। तो निश्चित रूप से एक वोटर को, एक आम आदमी को कैसा नेता चाहिए? नेता तो ऐसा चाहिए जो उनकी समस्या को सुने और उसका समाधान करे, जो एरिया है उसका विकास करे। और निश्चित रूप से अगर बात की जाए पिछले 2 दशक की, तो बांकीपुर की जो तस्वीर है वो बिल्कुल बदली है, बेहद बेहतरीन हुई है। और यही कारण है कि जो यहाँ की आमूल-चूल जनता है वो परिवर्तन नितिन हुए नवीन हैं को पसंद बांकीपुर करती में। है। और अब इस उपचुनाव के जब नतीजे 3 अगस्त को आएंगे तो देखना होगा कि किस तरह से तमाम वादे जो भी प्रत्याशी कर रहे हैं वो जनता की उम्मीदों पर कितने खरे उतरते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए।